हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। तो आज है हमारा डे 4 एंड बिल्कुल जोश के साथ हम बढ़ चुके हैं आगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि अब तक हमने कितना पढ़ लिया है। ठीक है, क्यों ये हम क्यों डिस्कस करें? क्योंकि आज करने वाले हैं हम PYQs, जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। ठीक है, जनरली अभी हमने क्या पढ़ा है? GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है। उसमें मैं टॉपिक बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस की हैं एंड उसी से ही रिलेटेड आज की क्लास में हम PYQs करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आपको भी पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था, है ना, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, टॉपिक क्या क्या हमने पढ़ा है, ये एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हमने इन प्लस आई माइनस आई के बारे में, प्लस आर माइनस आर, प्लस एम माइनस एम, प्लस एच माइनस एच, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। राइट, कार्बोकटायन, कार्बो एनायन, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ, हाइब्रिडाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस की, जो बिल्कुल ऑर्गेनिक की हम बोल सकते हैं बहुत जनरल सी चीज़ें हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, है ना। अब जितना भी हमने पढ़ लिया है उतना आई होप कि आपने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि हमने क्लास में बैठ के सारी चीज़ें लिखी थी। यस और नो? ठीक है, तो आपके एक तो नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, साथ ही साथ डेली बेसिस पे आपका रिवीजन होना चाहिए। और जितनी भी चीज़ें हम पढ़ ले रहे हैं, है ना, तो रिवीजन कैसे कर पाएंगे? हम क्वेश्चन के बेसिस पे रिवीजन कर पाएंगे। तो आज का जो लेक्चर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपका रिवीजन डे है। ठीक है, डे 4 को हमने क्या बना दिया? अपना रिवीजन डे बना दिया। जितना भी हमने पढ़ा आज उसको हम अच्छे से रिवाइज कर लेंगे थ्रू क्वेश्चंस। तो आज की क्लास में टोटल 30 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, है ना। और बिल्कुल अपना डे 1 याद कर लो। ठीक है, बिल्कुल आपको अपना डे 1 याद रखना है। डे 1 में क्या बताया गया था? डे 1 में आपको ये बताया गया था कि जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, है ना, आपको मार्किंग करनी है। ठीक है, आपको ये देखना है कि टोटल कितने क्वेश्चंस अभी तक आपने सही किए हैं। करेक्ट कर रहे हैं आप तो +4 दीजिएगा खुद को। अगर गलत कर रहे हैं, अटेम्प्ट किया है पर गलत हो गया, तो आप खुद को -1 देंगे। और टोटल क्वेश्चन में से आप ये बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं और कितने क्वेश्चंस आपके गलत गए। तो आप खुद ही से अपना एक चार्ट बना सकते हैं, अपना एक ग्राफ बना सकते हैं और देखेंगे कि कैसे कैसे हमारी आगे ग्रोथ हो रही है। ओके, सो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स एंड द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन पायरिडीन रिस्पेक्टिवली आर। तो सबसे पहले तो हमें पायरिडीन का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, है ना। पायरिडीन का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो ये बना दिया है हमने पायरिडीन। ठीक, अब हमें पता है कि ये कार्बन है, तो इन सब के पास एक एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन दिया गया है वैसे वैसे हम आंसर करेंगे। सबसे पहले हमसे पूछा है कि इसमें बता दो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, फिर बता दो कि पाई बॉन्ड कितने होंगे, और फिर बता दो कि लोन पेयर कितने होंगे। तो लोन पेयर तो दूर से चमक रहा है। कितने लोन पेयर है इसमें? सिर्फ एक ही लोन पेयर है। सो लोन पेयर इज 1, पाई बॉन्ड 1 2 3, तो 3 तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है। और सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं हमको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड हमें दिख रहे हैं 11। तो 11 3 1, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपको करेक्ट दिख रहा है? यस, 11 3 1, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट है। अब फटाफट से मुझे बताएंगे कि कितने स्टूडेंट्स का ये वाला पहला क्वेश्चन करेक्ट है। अगर आपका पहला क्वेश्चन करेक्ट है तो आपको लिख देना है +4। ठीक है, आपको खुद को कितने मार्क्स देने हैं? +4 मार्क्स देने। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। So, among the given options, which of the following molecules or ions act as a Lewis acid? देखो ये भी नीट 2023 में आया था, 23 में, है ना। तो ये बताना है कि among the given options, which of the following molecule or the ion act as a Lewis acid, कौन सा इसमें से लुइस एसिड की तरह काम कर रहा है। तो हमने एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, राइट। लुइस एसिड क्या होता है? देखो
एक होता है लुईस बेस, एक होता है लुईस एसिड। सो लुईस एसिड क्या होता है, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, दैट इज लुईस एसिड। एंड जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको हम कहते हैं लुईस बेस, है ना। तो लुईस एसिड क्या होता है, विच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब कौन लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, जिसके पास खुद इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, है ना। तभी तो जिसके पास देखो जिस चीज की कमी होगी उसको वही चीज चाहिए, है ना, वो बिना उसके फिर खुश नहीं रह पाएगा। तो ऐसा ही इनके पास भी है। देखो वाटर को अगर हम देख ले तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास तो 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, BF3 के बारे में अगर हम बात करें तो जो बोरोन है, बोरोन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इन नेचर। ठीक है, बोरोन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो क्या चाहेगा कि मुझे कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, यस और नो। चलो ठीक है, फिर आ जाते हैं OH नेगेटिव पे। अगेन यहाँ पे क्या है, इनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। NH3 तो देखो इसके पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है एंड NH3 एक्ट एज अ लुईस बेस। ठीक है, NH3 किसकी तरह काम करेगा, लुईस बेस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा है, ठीक है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नेचर का है, जिसको बहुत चाहत है कि मुझे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको जहां से भी इलेक्ट्रॉन दिखेगा, जहां पे भी लोन पेयर दिखेगा, वो फटाफट से लोन पेयर उससे एक्सेप्ट कर लेगा। तो वो क्या कहलाएगा, यस वो क्या कहलाएगा, लुईस एसिड कहलाएगा। समझ में आ गया, क्या कहलाएगा वो, लुईस एसिड कहलाएगा। सो अगेन फॉर क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। एंड अगर ये आपका आंसर करेक्ट जाता है तो आपको यहाँ पे भी लिखने हैं +4, और अगर गलत हो जाता है बाई चांस तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे -1 लिखेंगे, और आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो कोई नंबर देने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है भाई, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड स्पीशीज। तो इन फॉलोइंग कंपाउंड स्पीशीज को क्या कंसीडर करना है, द नंबर ऑफ कंपाउंड स्पीशीज विच ओबे द हकल रूल। बता दो भाई, इन सब में से, ठीक है, 7 के 7 स्ट्रक्चर में से कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है जो हकल रूल को फॉलो करते हैं। लास्ट टॉपिक याद आ गया, कल वाला, कल ही हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था एरोमेटिक, एंड एरोमेटिक के अंदर हमने ये देखा था कि क्या क्या चीजें होती हैं जो एक कंपाउंड को एरोमेटिक बनाती है। हमने ये देखा था कि वो साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेट उसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए, प्लस वो हकल रूल फॉलो करना चाहिए। अब हकल रूल क्या होता है, यस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसी को हम कहते हैं हकल रूल। तो ऐसी स्पीशीज, ऐसा ये कंपाउंड जो इसको फॉलो कर लेता है तो वो तो हकल रूल ओबे करेगा ऑफ कोर्स, और जो फॉलो नहीं करेगा वो ओबे भी नहीं करेगा, मतलब वही बात है। ठीक है, चलो सो फर्स्ट वाला, ये तो देखो हमने एग्जाम्पल में भी किया था, इसमें से आपको एग्जाम्पल डिट्टो मिल जाएंगे जो हमने क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ हकल रूल बताना है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड बना रहे 10, है ना। तो 10 आता है क्या इसमें, अगर 4 × 3 + 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, हाँ 10 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाएगा। हमने देखा था ना, या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे अगर होंगे तो वो हकल रूल को फॉलो करेगा। ठीक, n की वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर है, फर्स्ट वाला मतलब ये तो हकल रूल को फॉलो कर रहा है। लेट्स मूव टू सेकेंड वन, कि ये जो सेकेंड वाला है ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। यस ये बताना है भाई, ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, है ना। कितने हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है, पर देखो 2 पाई हो जाएगा, 6 पाई है, 10 पाई है, 14 पाई है, 4 पाई है क्या, नहीं, ये तो क्या बन गया, ये एंटी एरोमेटिक है ना, ये क्या बन गया, एंटी एरोमेटिक बन गया 4 पाई वाला, तो ये तो नहीं है। इसके बाद इसके बारे में बात कर लो, ठीक है, इसके बाद किसके बारे में बात कर लो,
थर्ड के बारे में बात कर लो। थर्ड क्या है भाई, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखो, थर्ड क्या है, ये रेजोनेंस शो करेगा कि नहीं करेगा? तो यहाँ पे देखो रेजोनेंस वाला पार्ट ही नहीं है, हकल रूल वाला पार्ट ही नहीं है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या है, हकल रूल वाला पार्ट ही नहीं है, कहीं अंदर की साइड डबल बॉन्ड ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये कर रहा है, रेजोनेंस करेगा एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये करेगा। देखो यहाँ पे क्या 1 2 3 4, 4 यानी कि 8, है ना। 4 यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, नहीं वेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन कहीं दिख रहा है क्या हमको? यहाँ पे कहीं 8 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे हमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें कितना दिख रहा है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन दिख गया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, फोर्थ वाला ठीक है, एंड यहाँ पे हमें सेवेंथ वाला भी करेक्ट दिख रहा है। इसमें से एक और होगा, देखो ये तो सीधा सीधा नहीं ही करेगा, है ना। यहाँ पे कॉन्जुगेशन बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन बन रहा है। और इसकी बात करें थर्ड वाले की, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं बन रहा है, ठीक है, बट इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये फॉलो कर सकता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन को ये फॉलो कर सकता है, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन इसमें पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो नहीं हो पा रहा है, राइट। तो 1/3 4th एंड 7th, 1 2 3 4, ठीक है, 6 2 5 4 है, मतलब 4 इसमें से ऐसे ऑप्शंस हैं हमारे पास, 4 ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो इसको फॉलो करेंगे। ओके, नाउ अगर करेक्ट है तो आपको पता है +4 और -1 अपने आप को फटाफट से दे दो। चलिए भाई, नेक्स्ट है हमारा ये नीट 2022 फेज 2 का क्वेश्चन है। सो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन शोन बाय द C1 एंड C2 कार्बन रिस्पेक्टिवली इन द गिवन कंपाउंड। तो ये बिल्कुल ध्यान से करना है कि कौन से C1 और कौन से C2 के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। C1 एंड C2, देखो भाई यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या दे रखा है, 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ना, एक डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक हमारे पास एल्डिहाइड है। अब ध्यान में ये रखना है कि हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, जिसको प्रायोरिटी मिलेगी वहीं से हम नंबरिंग करना शुरू कर देते हैं, इतना तो आपको पता है ना। तो C डबल बॉन्ड OH प्लस CH डबल बॉन्ड CH, CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3। तो देखो इसको हम नंबर 1 देंगे, नंबर 1 2 3 4 5। किसका हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है, हमें यहाँ पे बताना है कार्बन 1 एंड कार्बन 2 का हाइब्रिडाइजेशन। सो कार्बन 1 कितने से कनेक्टेड है, 1 2 एंड 3, तो 3 से अगर ये कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा sp2, और ये देखो 2 3 4, और ये बन जाएगा हमारा sp3। तो कार्बन 1 एंड कार्बन 2 का ही हाइब्रिडाइजेशन बताना था हमको यहाँ पे, कार्बन 1 एंड कार्बन 2, sp3 एंड sp2 एंड sp3, sp2 एंड sp3। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आपका ये आंसर करेक्ट है या फिर नहीं है, ये बताना है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच कंपाउंड अमंग दी फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। कौन सा इसमें से एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है, कौन सा इसमें से एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा ये बताना है। तो ये तो 2 2 4 2 6, ये हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6, ये भी हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये हमारा 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे देखो, अब 2 2 4 2 6 लिख के यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन करके इसको भी टिक मत कर देना, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है बट यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन गया, ठीक है, ना तो ये प्लेनर है क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर की कैटेगरी में थोड़ी आता है, वो तो sp2 और sp आता है ना। तो ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा, प्लेनर भी नहीं है, तो ये एरोमेटिक भी नहीं होगा। क्लियर है, इजी था ये तो। सो क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन डी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, यस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं अब हम। Question number 6. So question 6 is the compound that is most difficult to protonate is
ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके लिए प्रोटोनेशन करना है ना, प्रोटॉन को निकालना इट्स वेरी टफ। किसके लिए हो जाएगा भाई, यहाँ पे HOH यानी कि वाटर है, यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल है, ईथर है, और लास्ट वाला हमारा क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा, यानी कि बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप अटैच है। तो हमेशा देखो दिक्कत किसके साथ आती है, बेंजीन रिंग के साथ आती है ना। हमने देखा है कि वो अपना बस एक्सेप्शनल ही अलग ही चीज दिखाता है, हाई स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने में दिक्कत आ जा रही है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे प्रोटोनेशन करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सो which of the following molecules represent the order of, अगेन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आ गया है, sp2 sp2 sp sp फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। तो कौन ये चीज फॉलो कर रहा है हमें बताना है, ठीक है। क्या क्या है, sp2 sp2 sp एंड sp, ठीक है। sp2 देखो ट्रिपल बॉन्ड वाले तो sp शो करेंगे, है ना, ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या करेंगे, sp शो करेंगे, डबल बॉन्ड वाले sp2 और सिंगल बॉन्ड वाले sp3 शो करते हैं। तो ये तो सीधा सीधा गलत हो गया, ठीक है। देखो इन दोनों ने डबल बॉन्ड बनाया है, ये सुनो, इन दोनों ने डबल बॉन्ड बनाया, तो ये भी sp2 हो जाएगा, ये भी sp2 हो जाएगा। अब इन दोनों ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया, तो ये भी sp और ये भी sp। अभी तो मुझे फिलहाल यही दिख रहा है, ठीक है, बाकी में देख लो, ये दोनों sp2 sp2, ये भी sp2 है और ये भी sp2 ही होगा, ठीक। ये हमारा sp3 है, sp2 sp2 और sp3, तो ये इस तरीके से बन रहा है ना। लेकिन हमसे sp2 sp2 और sp पूछा है, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है ना। आगे बढ़ जाएं अब हम, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सो कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन अकर इन, तो किस किस में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। अब जरा याद करो कि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी। सो फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन इज इंपॉर्टेंट। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, उतना ज्यादा हम बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स बनेंगे। जितने कम अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना कम उसका स्ट्रक्चर बनेगा, उतना ही कम उसका हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। चेक करें किस किस के पास अल्फा हाइड्रोजन है। सी अल्फा हाइड्रोजन पता कैसे करेंगे, ठीक है। जिस भी कंपाउंड के बारे में बात की जा रही है, जिस भी कंपाउंड के या फिर जिस भी एलिमेंट एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड बना रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप है, फ्री रेडिकल है, तो उसका उसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन, उसके एडजेसेंट वाला जो कार्बन है, दैट कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। एंड उस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होता है, दैट हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन। यही चीज हमने पढ़ी थी, ठीक है। बस यही वाला रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके सो देखो ये है हमारा क्या, जिसके ऊपर फ्री रेडिकल है। अब इसके बगल वाला कार्बन देखो कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। तो उसके बगल वाला कार्बन तो एक ये है और उसके बगल वाला कार्बन एक ये है, ठीक है। दोनों के दोनों अल्फा हाइड्रोजन है। अब इस अल्फा हाइड्रोजन के पास एक भी, इस अल्फा कार्बन के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। इस अल्फा कार्बन के पास देखो 1 2 3 4, इसने भी ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा है, मतलब इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सो 0 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 अल्फा हाइड्रोजन। अब इधर आ जाओ, ये फ्री रेडिकल है इसके ऊपर, मतलब 1 2 3। अब ये सारे के सारे क्या है, फिनाइल ग्रुप है, यानी कि बेंजीन रिंग है। यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इससे जो कार्बन अटैच होगा देखो कुछ ऐसा ही अटैच होगा ना। इनके पास भी 0 अल्फा हाइड्रोजन है। समझ में आ गया। अब इसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। सो देखो इसके बगल वाला ये कार्बन है एक, और इसके बगल वाला ये कार्बन है। इसने 1 2 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे हैं, मतलब इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, है ना। और यहाँ पे देखो इसने 1 और 2 बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो टोटल इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से ये 3 स्ट्रक्चर बना पाएगा। एंड ये क्या शो करेगा, क्या शो करेगा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, राइट। क्या शो करेगा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। सो थर्ड ओनली
क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ओनली। इज दैट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन 9 इज द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, मैं गारंटी दे रही हूँ कि ये वाला क्वेश्चन ना अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप ऑप्शन गलत टिक कर आओगे, क्योंकि वो ऑप्शन ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। सो देखो, द टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो पाई बॉन्ड चेक करो कितने, 1 2 3 4। आप बोलोगे इतना आसान क्वेश्चन, 4 टिक कर आ जाओ, यानी कि ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा और इसी के साथ आप हो जाओगे गलत, ठीक है। आप क्या हो जाओगे? गलत। अब क्या करें भाई? सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अब दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लो, चलो। द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। पाई बॉन्ड नहीं पूछा है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो जब भी एक पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है, जब भी क्या बनता है, एक पाई बॉन्ड बनता है, तो उसके लिए देखो एक पाई बॉन्ड कैसे बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। तो 4 पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बनेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनेंगे। सो इसका आंसर बी नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके, क्लियर है इतना? चलो भाई, अब हम आ चुके हैं 10th क्वेश्चन पे। सो विच ऑफ दीज इज नॉट और रेजोनेंस फॉर्म ऑफ। अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कौन सा इसमें से रेजोनेंस फॉर्म नहीं होगा, ये हमको बताना है। तो फटाफट से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, चलो फटाफट से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। चलो इसी के साथ देख ले। देखो क्या चीज हो सकती है, या तो ये अपना लोन पेयर इस बेंजीन रिंग को दे दे, या तो अपना ये लोन पेयर इस कार्बन को दे दे। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये दानवीर कर्ण जो है ये फटाफट से अपना लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज को दे देगा, ये इसने दे दिया। क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा? CH डबल बॉन्ड C, O नेगेटिव, CH3। एक हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे ये बनेगा, समझ में आया? एक हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे ये बनेगा। क्या ये किसी के साथ मैच कर रहा है? क्या ये किसी के साथ मैच कर रहा है? यस यस यस, सी वाले के साथ, है ना। ये हमारा सी वाले के साथ मैच कर रहा है, मतलब ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन में नॉट पूछा है, ठीक है भाई। अब देखो, अब दूसरा केस क्या बन सकता है कि ये जो है ये ना करके, ठीक है, ये ना करके ये अपना जो लोन पेयर है वो कहाँ दे देगा? यस, ये अपना लोन पेयर कहाँ पे विड्रॉ कर देगा? रिंग को दे देगा। अब देखो क्या होने वाला है, ठीक है, अब देखते हैं क्या होने वाला है। तो जैसे ही अपना लोन पेयर देखो इसको देगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O CH3। फिर क्या होगा? ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो ओके, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज है, बाकी सारी चीजें जो हैं वो एज इट इज रहेंगे। अब चेक करो, और 3 स्ट्रक्चर हमारे बन गए, एक तो गलत ही है इसमें से। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव है, बाकी सारा कुछ यस, ये वाला भी स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला भी स्ट्रक्चर बनेगा और ये वाला भी स्ट्रक्चर बनेगा। तो कौन सा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा? सो ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है भाई। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि बताओ कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें फॉर्म नहीं होगा, है ना, जब हम इसका रेजोनेंस करेंगे तो, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। सो विच ऑफ दीज मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ रेजोनेंस फॉर्म। कौन सा इसमें से रेजोनेंस फॉर्म पेयर रिप्रेजेंट कर रहा है? पहला वाला चेक करो, CH3H डबल बॉन्ड HCH3 कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमने रेजोनेंस में एक रूल पढ़ा था कि सिर्फ पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है, एटम का डीलोकलाइजेशन नहीं होता। और यहाँ पे तो देखो एटम की पोजीशन ही चेंज कर दी है, दैट मीन्स ये रेजोनेंस नहीं है।
दूसरा देखो यहाँ पे क्या किया है इन लोगों ने, सिग्मा बॉन्ड को ही तोड़ दिया। सिग्मा बॉन्ड टूटता है क्या? नहीं। पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन तो सिग्मा बॉन्ड खत्म थोड़ी हो जाएगा, ये भी नहीं है। ठीक है, फिर तीसरा क्या कह रहे हैं भाई, तीसरा देख लो, तीसरा क्या हुआ, अब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले कार्बन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये फटाफट से जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी जा सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी जा सकता है। तो अगर ये वाला कार्बन जाएगा इसकी हेल्प करने के लिए, है ना, ये वाला कार्बन क्या करेगा, इसकी हेल्प करने के लिए जाएगा, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये तो दिख रहा है, ये तो है। और यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता तो नाइट्रोजन इस वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, बट यहाँ पे नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड नहीं बनाया है, यहाँ पे किसने डबल बॉन्ड बना लिया, यहाँ वाले कार्बन ने, जो कि गलत है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सो रैंक द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, हमें रैंक देना है। ठीक है, इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, जैसे कि अगर 1 है तो मोस्ट स्टेबल एंड 4 है तो 4 लीस्ट स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर कम फिर कम फिर कम, इस तरीके से। ठीक, चलो, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कैसे पता करेंगे, उस पॉजिटिव चार्ज को संभालने के लिए जितने ज़्यादा बड़े से बड़े ग्रुप प्रेजेंट होंगे, है ना, पॉजिटिव चार्ज को संभालने के लिए जितने ज़्यादा बड़े से बड़े ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो वो कार्बोकेटायन उतना ही ज़्यादा स्टेबल है। समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसको संभालने के लिए 3 फिनाइल ग्रुप है, 3 बेंजीन ग्रुप है, तो मतलब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो बी इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, बी है। अब इसके बाद देखो फिर फिनाइल ग्रुप देख लो, यहाँ पे भी 2 फिनाइल ग्रुप है, तो बी के बाद क्या आ जाता है, सी आ जाता है, ये तो हमारा ए है, और फिर आ जाएगा डी, लीस्ट स्टेबल। क्योंकि रेजोनेंस की वजह से भी क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा आ जाएगी रेजोनेंस की वजह से भी, है ना, वो क्या करेगा, उस पॉजिटिव चार्ज को पूरे रिंग में घुमा देगा, और जितना ज़्यादा चार्ज मूवेबल होता है, जितना ज़्यादा चार्ज मूव करता है उतना ज़्यादा वो स्टेबल कंपाउंड कहलाता है, उतना ज़्यादा वो स्टेबल स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, जितना स्टेगनेंट, जितना रुका हुआ चार्ज होता है उतना ज़्यादा वो लेस स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 का बी इज़ मोस्ट स्टेबल एंड डी इज़ द लीस्ट स्टेबल, एंड यहाँ पे हमने इसको अरेंज भी कर दिया है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 13। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एरीन्स, कौन सा इसमें से एरीन्स की प्रॉपर्टी नहीं है। सो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, एरीन है तो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन तो सीधी सी बात है ना, तो रेजोनेंस भी होगा, तो रेजोनेंस होगा तो स्टेबिलिटी भी होगी, लेकिन ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, यस ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एल्कीन्स की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एल्कीन्स की प्रॉपर्टी नहीं है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सो which of the following is the correct representations to relate the two resonating calculi structure of benzene? Now what is calculi structure? याद है जब हमने रेजोनेंस पढ़ा था तो हमने एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर पढ़ा था और एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर पढ़ा था, है ना, सो दैट कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज कैल्कुली स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, ठीक है, या फिर नाइट्रोबेंजीन बना दो, CH2 ग्रुप बना दो, ठीक है, आपकी मर्जी है, तो ये क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, है ना, ये क्या कर देगा, ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है इसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, कितने स्ट्रक्चर बन गए हैं यहाँ पे, इसकी स्टेबिलिटी पे लग गई है 4 चांद, और ये जो है ये कैल्कुलस स्ट्रक्चर है, और इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया हमने, ये डबल हेडेड एरो से।
कैसे रिप्रेजेंट किया इसको हमने? डबल हेडेड एरो से। सो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 15, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरोमेटिक कंपाउंड? एरोमेटिक कंपाउंड का कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं भाई? तो साइक्लिक है, यस साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, हकल रूल को फॉलो करना चाहिए, दिस सारे के सारे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन 16 इज इन हाइपर कॉन्जुगेशन द एटम इन्वॉल्व इन। हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन सा एटम इन्वॉल्व होता है? अभी हमने क्वेश्चन किया था ना इसी पे बेस्ड, बीटा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, गामा हाइड्रोजन एंड ऑल ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, कौन सा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है? तो सिर्फ और सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है हाइपर कॉन्जुगेशन में। इज दैट करेक्ट? ठीक है, करेक्ट है ना? हाँ करेक्ट है। ठीक, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुके हैं हम। सो द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिएजेंट इज कॉल्ड। जब मल्टीपल बॉन्ड्स की शिफ्टिंग होती है, ठीक है, तो कौन से रिएजेंट के अंडर होती है? आई इफेक्ट, ई इफेक्ट, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट है ना, इजोमेरिक इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक है ना, एंड नन ऑफ द अबव। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? यस, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा इफेक्ट है? आई इफेक्ट है, ई इफेक्ट है, एम इफेक्ट है, या फिर नन ऑफ द अबव? तो इट्स मल्टीपल बॉन्ड्स वाला हो जाएगा हमारा ई इफेक्ट, है ना। ई में भी हमने क्या पढ़ा था? प्लस ई और माइनस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैज द स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट? स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट इज के ए जितना ज्यादा होगा, ठीक है, के ए जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। के ए जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। अब फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जितना पास, ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज होगी उतना ज्यादा उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा एसिडिक ये, फिर उससे दूर ये हो जाएगा, क्योंकि देखो फ्लोरीन और ब्रोमीन में तो कंपैरिजन ही नहीं है ना। ये तो सीधी सी बात है कि फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो उसकी एसिडिटी भी बहुत ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ब्रोमीन। अब ब्रोमीन में भी देखो ये वाला ब्रोमीन पास में है इसके बिल्कुल, तो एसिडिटी बढ़ा रहा है, बट इसको देखो ये काफी दूर है, तो ये एसिडिटी क्या कर रहा है? घटा रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18, लीस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड का हो जाएगा, है ना। लीस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड का हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? यस, ये बता दो मुझे, क्या इतना क्लियर है? अब हम आगे बढ़ जाएं अब हम आगे, ठीक है, चलो 19th क्वेश्चन। सो 19th क्वेश्चन है, और टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन, एक टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन है, इज मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन। इसके पीछे का रीजन क्या है? यस, इसके पीछे का रीजन क्या है? प्लस आर इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप, माइनस आर इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड माइनस आई इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप। सो बेसिकली स्टेबिलिटी के पीछे का रीजन है कि उसके साथ कितने, हम बोल सकते हैं कि मिथाइल ग्रुप अटैच है ना, और हाइपर कॉन्जुगेशन है ना। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल कार्बोकटायन। तो किस पे डिपेंड करता है? हाइपर कॉन्जुगेशन पे। देखो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन में कितने, 1 2 3 यानी कि 9 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, सेकेंडरी वाले में 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल देन दिस 6 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? चलो नाउ अब हम आ चुके हैं 20th क्वेश्चन पे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकटायन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल? कौन सा इसमें से कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होगा? कौन सा इसमें से कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होगा? NO2। और यहां पे देखो ये हमारा पैरा
ये भी पैरा, ठीक है, ये मेटा है एंड ये ऑर्थो है ना। मेटा पे क्या लग जाता है हमारा यहाँ पे आई इफेक्ट लगेगा यहाँ पे, सो दिस वन इज मोर स्टेबल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा D1 वाला। ओके, नाउ क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट द सब्स्टिट्यूएंट्स। माइनस आई इफेक्ट, तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। एंड पूरे पीरियोडिक टेबल में फोन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट यही शो करेंगे। सबसे ज्यादा F, फिर O, और उसके बाद आता है N। बस इसी को आपको यहाँ पे चेक करना है, ठीक। तो देखो FON, FON, लेकिन यहाँ पे देखो NH2 है और यहाँ पे NR2 है। R क्या है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, तो वो प्लस आई इफेक्ट शो करने लग जाएगा। इसका माइनस आई इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा प्लस 3 R ग्रुप की वजह से, ठीक है। FOR यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो सबसे ज्यादा किस में देखने के लिए मिलेगा हमको, यस। अच्छा, इसका तो ट्रेंड ही उल्टा है। सो क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन शो करेगा, देन OR, देन NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, so the pair of electron and the given carbon ion CH3C triple bond C negative is represented in which of the following orbitals, 2p sp3 sp2 and sp। तो हाइब्रिडाइजेशन देख लो सीधा सीधा, 2 से कनेक्टेड है sp, है ना, 2 से कनेक्टेड है sp। नेक्स्ट ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 23, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा होती है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही हम स्टेबिलिटी पता करते हैं। तो चेक करो यहाँ पे 3 डिग्री कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, 3, फिर यहाँ पे हमारे पास ज्यादा कार्बोकेटायन है, आई मीन ज्यादा एल्काइल ग्रुप है, 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि BACDE, 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 ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 23 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ओके, तो देखो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, बट अभी हमने कार्बोकेटायन के लिए सॉल्व किया था क्वेश्चन को, और अब यहाँ पे हम फ्री रेडिकल के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करें। सो होमोलिटिक फिजन ऑफ द फॉलोइंग एल्केन्स फॉर्म द फ्री रेडिकल, ये है। तो फ्री रेडिकल का भी क्या रूल होता है, 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ये फ्री रेडिकल और कार्बोकेटायन का है, लेकिन जब हम कार्बन आयन की बात करते हैं तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हो जाता है, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन किसके लिए है, फ्री रेडिकल के लिए। 3 डिग्री फ्री रेडिकल देखो यहाँ पे सबसे कम दे रखा है, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे ठीक है, ये 3 है यहाँ पे, है ना, बट अब यहाँ पे देखो, इसको पहले कर दिया है, इसको बाद में कर दिया है 2 डिग्री को, ये भी गलत है। 3 डिग्री मतलब यहाँ पे ये 3 बनाएंगे इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ 2 कनेक्ट है, यहाँ पे भी और वहाँ पे, ओके। यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस आपको ये वाला ऑर्डर ध्यान रखना है, ठीक है। आपको ये वाला ऑर्डर ध्यान रखना है, आप कार्बोकेटायन कार्बन आयन दोनों की स्टेबिलिटी बता पाओगे। इसका जस्ट अगर हम ऑपोजिट कर देते हैं तो हम कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाएं अब हम। नेक्स्ट इज व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द बेंजाइल कार्बोनियम आयन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कार्बन, ठीक है, क्या है, कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 2 और 1 ये 3, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, है ना। हमने देखा है ना कार्बन, देखो 1s2 2s2 एंड 2p2, तो यहाँ पे एक
यहाँ पे 3, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये बन जाएगा sp2, एक s और 2 p, sp2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26, द करेक्ट ऑर्डर इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। ओके, सो इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ के बारे में हम यहाँ पे बात करें कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, फिर सबसे कम, फिर सबसे कम, फिर सबसे कम। ठीक है, तो इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ चेक करें, CH, C डबल बॉन्ड C, देखो डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होता है, ट्रिपल का उससे भी कम हो जाएगा, है ना, तो बॉन्ड लेंथ तो उसका कम होगा। कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक छोटा सा एटम है तो उसका भी बॉन्ड लेंथ कार्बन के साथ कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है, ठीक है, हाँ, तो 1.10 के आसपास इनका बॉन्ड लेंथ होता है, 1.10 पिकोमीटर, यहाँ पे 1.34, ठीक है, और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ये थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, 1.54 के आसपास हो जाएगा, है ना, मतलब उससे तो ज़्यादा ही है, और कार्बन कार्बन का सबसे ज़्यादा होता है, तो बॉन्ड लेंथ इसको हमको पहले वाले में ही दिख गया। तो क्वेश्चन 26 का ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाकी का देख लो, हाँ नहीं होगा, ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन इन द फॉलोइंग। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या बताई थी, अभी हमने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था, अब हम क्या करेंगे, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। सो यहाँ पे देख लो भाई, जल्दी 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 देखो, यहाँ पे क्या है, ये 1 डिग्री है, ठीक है, ये तो सबसे लास्ट में होगा, 4 पे आएगा, ये 3 पे आएगा, और ये 2 पे आएगा, ठीक है, ये 2 पे आ जाएगा। तो ABCD, ठीक है, ABCD, ABCD कहाँ दिख रहा है, ABCD, हाँ ABCD, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है भाई। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी बतानी थी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की उन्होंने बात ही नहीं की है, तो ए का सबसे ज़्यादा, ए सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर बी है, फिर सी है, और फिर डी है। सो क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। अगेन कार्बोकैटायन पे क्वेश्चन आया है, मोस्ट स्टेबल, यस मोस्ट स्टेबल, तो 3 डिग्रीज मोस्ट स्टेबल, यहाँ पे ये वाला कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। कार्बो अनायन की बात करते तो वो हो जाता है ना, उसके ऊपर बस नेगेटिव चार्ज आ जाता। समझ में आ गया है। नाउ 29th क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। So which of the following is the most correct electron displacement for a nucleophilic reaction to takes place। यहाँ पे nucleophilic reaction है ना, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहाँ पे होगा, तो देखो भाई ये कह रही है कि यहाँ से क्लोरीन निकलेगा और डबल बॉन्ड इधर की साइड शिफ्ट होगा, जो कि बात गलत है, क्योंकि क्लोरीन निकलेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो डबल बॉन्ड दौड़ता दौड़ता इसकी हेल्प करने के लिए आएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होगा। देखो यहाँ पे देखो, ये निकला, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड इसकी हेल्प करने के लिए पहुंच गया, तो ये तो करेक्ट है भाई डेफिनेटली। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन बी हमें यहाँ पे करेक्ट लग रहा है, बट और भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये शिफ्ट नहीं हुआ, ये शिफ्ट हो रहा है, ठीक है नहीं होगा। यहाँ पे ये निकल रहा है, बट इस वाले डबल बॉन्ड की कोई हलचल नहीं है ना, कोई खोज खबर नहीं है, ये वाला बेचारा अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, an sp3 hybrid orbital contain, sp3 hybrid orbital 1/4 s कैरेक्टर होता है, 1/2 s कैरेक्टर होता है, 1/3 s कैरेक्टर है, या फिर 2/3 s कैरेक्टर है। तो देखो s p p p, ये sp3 है ना, sp3 जिसमें एक कैरेक्टर s का है, कितने में से एक s है, टोटल 4 में से एक s है, कितने में से एक s है, टोटल 4 में से एक s है। समझ में आ गया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/4 s कैरेक्टर, इजी 1/4 s कैरेक्टर, ठीक है भाई। चलो तो इसी के साथ हमने आज की क्लास में टोटल 30 क्वेश्चंस को किए हैं डिस्कस। अब आपका काम ये है
कि चेक करना कि 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए और कितने क्वेश्चन आपके गलत हो गए हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि मैम हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, है ना, इतने क्वेश्चन गलत हो गए, बट नेक्स्ट टाइम उसको हम रेक्टिफाई कर लेंगे, है ना। अब नेक्स्ट टाइम वो गलती रिपीट नहीं होगी जो इस बार हो गई है ना, ठीक है। तो इतना क्लियर है, जितना हमने पढ़ा उससे बेस्ड हमने क्वेश्चन कर लिया यहाँ तक। अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल से अब हम शुरू करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, है ना, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। रिएक्शन के बारे में, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट के बारे में भी बात करेंगे हम। तो ये सारी चीज़ें अब हम शुरू करने वाले हैं। ओके, सो गेट रेडी फॉर टुमारोज क्लास एंड जितना भी हमने पढ़ा है अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से रिवाइज करो, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो सके उतने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए। ओके, तो आई थिंक इतना क्लियर है आज के लिए। बाकी का डिस्कशन अब हम करेंगे अपने डे 5 में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।